बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इलेक्शन कुछ ही दिनों की दूरी पे हैं और जिस तरह आए रोज़ हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातें मैदान में तो उतरी हैं और अपने वोटर्स को अकोमोडेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, मोबिलाइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अगर हम बात करते हैं, बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन उनका क्लेम यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट होल्डर हैं और उस जमात से उनकी वाबस्तगी है और इस हिसाब से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या IPP की बात करते हैं, वो इस हिसाब से कॉन्फिडेंट हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों को साथ अपने मिलाकर अपनी एक हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी अपने जलसों में अब बारहा अपने इस प्लान ऑफ एक्शन को सामने लेकर आ रहे हैं कि वो इन उम्मीदवारों के साथ अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो क्या जो 8 फरवरी का इलेक्शन होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर अगर अपने PTI को वोट देंगे और उसके बाद अगर उनका जो कैंडिडेट है वो पार्टी के मेयार पे पूरा अगर नहीं उतरता, फ्लोर क्रॉसिंग करता है या फिर दूसरी जमात को ज्वाइन करता है, तो इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस हवाले से क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हम इंडिपेंडेंस के साथ मिलके हुकूमत बनाएंगे, वंस बिटन ट्वाइस शाय। हम इंशाअल्लाह ताला इंडिपेंडेंस के साथ मिलके 172 क्रॉस करेंगे। अभी से राब्ते में है बहुत से कैंडिडेट से। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को हम आपको सरप्राइज देंगे। अगर इतने लोगों को आप इंडिपेंडेंट करवाएंगे तो आप जमहूरियत का कोई खैर नहीं कर रहे, आप जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। PTI इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नाम के साथ रजिस्टर है। अभी सिर्फ बल्ले का निशान लिया गया है, PTI की हैसियत को इस हवाले से ख़त्म नहीं किया गया। अब अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़रसानी में अगर जाती है तो क्या अब इस चीज़ की तशरीह मज़ीद सामने आएगी कि वाकई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट उसी जमात के साथ रहेंगे या नज़रसानी में कोई ख़ास रिलीफ मिल सकता है, बल्ले का निशान भी क्या वापस आ सकता है या नहीं? अब देखते हैं काजी फाइज ईसा साहब डिटेल जजमेंट जो अपने लिखने जा रहे हैं उसमें वो क्या रीजनिंग देंगे। आज के प्रोग्राम में इसी पर हम मजीद बात भी करेंगे। PTI के अगर जलसे भी होते हैं वो हम देखते हैं उसी दिन इंटरनेट को ऐसी बंदिश हो जाती है कि अल्लाह की अमान में पाकिस्तान पूरा हम देखते हैं हर बंदा यही शिकायत कर रहा होता है कि जी आज सुबह से इंटरनेट नहीं चल रहा, तो इसका मतलब है कि आज PTI का जलसा है। अगर इस तरह की तैयारियां निगरान हुकूमत ने कर रखी हैं और उसके बाद ऐसे ट्वीट भी वज़ीर इत्तलात की जानिब से सामने आते हैं, PTA की जानिब से सामने आते हैं कि मामूली कोई खलल थी या कोई ऐसी बंदिश थी जिसको मज़ीद अब हमने दूर कर लिया है। तो अगर ऐसे हालात हैं, मामलात हैं, तो फिर पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कहाँ के हो रहे हैं और इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पे जो अभी से सवालात उठ रहे हैं वो हम सबके सामने। दूसरी जानिब अगर हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बिलावल भुट्टो ज़रदारी खासे गरजते हैं, बरसते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सियासत पर, उनके अकामे पर, कभी उनकी पॉलिसीज़ पर, कभी उनके बयानिए पर, जिस तरह की गुफ्तगू वो कर रहे हैं हम सबके सामने। आपको ज़रा सुनवाते हैं। और नून लीग की जानिब से किसी बड़े लीडर का, मरियम नवाज का, हमजा शहबाज का, शहबाज शरीफ का या मियाँ नवाज शरीफ का अभी कोई बयान ऐसा या जलसे में कोई तकरीर बिलावल भुट्टो के सवालात का जवाब नहीं दिया जाता। एहसन इकबाल इस हवाले से क्या कह रहे हैं, आपको ज़रा सुनवाते हैं। पार्टी का वजीर आजम का उम्मीदवार हो, नून लीग अपना पार्टी का जो वजीर आजम का उम्मीदवार है वो आए मेरे साथ नेशनल TV पे डिबेट करे। कहता है कि मेरे साथ नवाज शरीफ मुकालमा करे। नवाज शरीफ का ये लेवल नहीं है कि अंडर ट्रेनिंग लोगों से मुकालमा करे। मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वार्निंग देना चाहता हूँ, हमारे कायद का नाम एहतराम से लो। अगर तुमने अपनी जबान ठीक न की तो हम भी तुम्हें जवाब देना जानते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा एहसन इकबाल साहब क्या फरमा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बड़े लीडरान हैं उनकी जानिब से ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने अभी तक नहीं आया। आज के प्रोग्राम में इन्हीं कुछ इशूज़ पे हम बात करेंगे। कुछ साइफर केस, तोशाखाना केस का जिक्र होगा, अदालती मामलात के हवाले से भी बात करेंगे। साइफर केस में आज़म खान का जो बदलता बयान है वो इस केस पर कैसे असरअंदाज होता है। आज़म खान ने अदालत में जो इससे पहले 161 और 164 के तहत जो बयान रिकॉर्ड कराए गए थे उससे काफ़ी कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं।
हैं, जो उन्होंने बयान के सख्त हिस्से थे वो इसमें सामने नहीं है। वो उन्होंने जो बयान FIA को रिकॉर्ड कराया था, मजिस्ट्रेट के सामने जो दिया था कि बानी PTI ने सियासी फवाइद के लिए इस खुफिया दस्तावेज का इस्तेमाल किया, और पहले वाले बयान में उन्होंने कहा था कि बानी PTI ने फौज को टारगेट करने के लिए दबाव में लाने की मनसूबाबंदी की ताकि वो अदम एतमाद से बचा सकें और सियासी फायदा पहुंचाने के लिए आगे आए। तमाम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में 18 जनवरी को रिकॉर्ड किए गए बयान में ऐसा कोई जिक्र नहीं था। तो आजम खान साहब का जो बयान है वो किस तरह से असरअंदाज होगा खान साहब के ऊपर, उनके केसेस के ऊपर, इस पे मजीद हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हसनात मलिक साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आपको वेलकम कहते हैं। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और कोर्ट रिपोर्टिंग में आपका एक अपना नाम है, और आप दोनों मेहमानों को वेलकम कहते हैं आज के शो में। हसनात मलिक साहब, आप क्या देख रहे हैं इमरान खान साहब चेयरमैन PTI के हवाले से? अगर हम बात करते हैं उनके जो केसेस हैं, साइफर केस से चले हम इब्तदा कर लेते हैं। आपको लग रहा है आजम खान का जो बयान आया है कुछ पहले मशकूक नौयत का था, आपका जो बयान है इससे कुछ मामला सीधा होगा या मामला मजीद मुश्किल का शिकार है, आपको दिखाई दे रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ायदा इमरान खान को उससे हो। एक है कि नैरेटिव बन रहा है, सोशल मीडिया पे भी बताया जा रहा है कि जो पोजीशन आजम खान की थी उसने अपनी पोजीशन चेंज की, ठीक, लेकिन जो फैसला होना है उसमें फैसले में कोई तब्दीली के चांसेस कम हैं। जो इस वक्त हालात बताए जा रहे हैं उसमें बड़ा मुश्किल है। और जो अब देखना है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह रही थी कि जो सेक्शन में इमरान खान को ट्राई करना चाहिए उसमें गालिबन सजा 2 साल है या 3 साल है। जी जी जी। एक उम्र कैद और वाली सजा मौत, वो ज्यादा एक्सट्रीम, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसअप्रूव रिजेक्ट कर दिया था वो। तो इमरान खान को साइफर में देखा जाए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़े 2 नामवर प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए गए हैं। पूरे जो है वो हमारी जो FIA है और दूसरे रियासती इदारे हैं वो एक्टिव हैं। इतना आसान नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है कितना आसान नहीं? देखिए, ये फैसले जो हैं ये सिर्फ प्योर लीगल मामलात नहीं होते, और भी फैक्टर मैटर करते हैं। साकिब ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि वो इस ट्रायल को देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इस केस में बरी होंगे, कोई चांस मुझे तो 1% भी नहीं लगता। अच्छा, इस केस में नहीं होंगे, बाकी जो दीगर केसेस लटके हुए हैं तो देखिए उसमें तोशा खाना का जो केस है उसमें उनको सजा हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं, लेकिन वहां से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। इवन जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी कहा है कि आपको मेन अपील जो आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है वहां आप, तो उन इलेक्शन में कोई चांस नहीं है उनका लड़ने का, यानी उन एलिजिबल नहीं होंगे। और मेन फिलहाल पर्पस भी यही है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमरान खान इलेक्शन ना लड़े और कुछ अरसा जेल में रहे मजीद कुछ अरसा। हाँ, कुछ अरसा। तो और कई तरीके होते हैं MPO के तहत आगे पीछे। तो इमरान खान जब तक कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी मुख्तदर हल्कों के साथ, तो उनकी जो आप कह सकते हैं कि मुसीबतें हैं वो कम नहीं होंगी, वो उतनी रहेंगी। मतलब ये आप समझ रहे हैं या आप सारी बात, आप सारी चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर भी करते हैं, आपको ये लग रहा है अगर वो डील कर लें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए, वही बात है कि इस वक्त जो हालात हैं, या तो वो फिर लंबा स्ट्रगल करें जिस तरीके से आगे हालात देखा जाए, इलेक्शन के बाद में भी फिर नेगोशिएशन हो उनकी जो है मुख्तदर हल्कों के साथ, हुकूमत आए नई उसके साथ हो, मे भी जिस तरह नवाज शरीफ को ऑफर की गई थी और वो बाहर चले गए थे, इनको भी कहा जाए। तो क्योंकि और मेरा ख्याल है कि इमरान खान फिलहाल तो उन्हें भी पता है कि इलेक्शन से पहले अगर बात करें कि जी उनको बाहर ये भेजा जाए, वो तो ये तो उनकी इलेक्शन बड़ा इफेक्ट होगा। तो फिलहाल तो वो खुद भी नहीं चाहेंगे कि इस मामले को ज्यादा करें, ताकि वो लोगों में एक तस्वर जाए कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं। और अभी तक तो जो बताया जा रहा है, तो वो कर रहे हैं रेजिस्ट। और उन्होंने साफ कहा कि ऐसी ऑप्शंस आई हैं, उनकी जो हमशीरा हैं वो भी उन्होंने भी कहा कि ऐसी ऑप्शंस दी गई हैं, लेकिन वो इस पे ताहाल बरकरार है। साकिब बशीर साहब, आपको वेलकम भी कहते हैं डिस्कशन में। आपने कल जो खबर ब्रेक की, जाहिर बात है आप वहाँ पे मौजूद थे, आजम खान के बयान को, क्योंकि सुबह से दिन तक तो कोई ऐसी थरथली नहीं मची। आपने जब उनका डीपली एनालिसिस किया तो बड़ी बड़ी आज स्टोरीज भी उस हवाले से लगी हैं। आजम खान का जो बदलता बयान है, आपको लग रहा है कोई शक का फायदा दे के बरी कर दिया जाएगा? खान साहब की मुश्किलात इस केस में आपको कम दिखाई दे रही हैं? हसनात साहब तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, सजा बहरहाल होगी जो कम से कम अगर हो जाती है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? बरी होना तो जो बहुत कबल अज़ वक्त है। जिस तरह हसनात मलिक साहब ने कहा कि इस किस्म के जो केसेस हैं ये लीगली के साथ साथ आपको पॉलिटिकली भी देखने और मद्देनजर रखना होता है। कोई भी एनालिसिस, कोई भी तजिया करने से कबल, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपके केसेस आपके खिलाफ लीगल बने होते हैं और सिनेरियो को देख रही होती हैं, उसी के साथ चल रही होती हैं कि किसके ऊपर जो है वो आप सख्ती करनी है और किसके ऊपर नरमी करनी है, और वो सिनेरियो के साथ चल रही होती है, ना कि कोई लीगली
वो होता है। अगर आजम खान साहब के स्टेटमेंट की बात करें तो इस वक्त जो साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं सुहेल महमूद साहब और जो साबिक सफीर है अभी मेरा ख्याल है जो वजारत खारजा में है वो असद मजीद साहब, उनका स्टेटमेंट अभी रिकॉर्ड होना है। लेकिन आजम खान साहब के जो स्टेटमेंट है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत मैं ये समझता हूँ, उसकी एक दो वजूहात भी हैं। क्योंकि 28 अगस्त को जिस दिन ये स्टेटमेंट आया था, और वो एक तो स्टेटमेंट का पूरा बैकग्राउंड है, वो काफी अरसा जो है वो मंजर से गायब थे, उनके हवाले से एक FIR भी दर्ज हुई, काफी चीजें होती रही, उसके बाद वापस आए अचानक तो ये स्टेटमेंट आया। अब इस स्टेटमेंट को उस वक्त ये पोर्ट्रे किया गया था, अब जो सजाए मौत है वो पक्की हो गई है। तो कल जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है 18 जनवरी को जो स्टेटमेंट आया उनका, उसमें और 28 अगस्त के स्टेटमेंट में बहुत बड़ा फर्क है। जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि ये केस 2 साल का बनता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा अब प्रोसिक्यूशन के पास यही है कि वो जितने भी एविडेंस है, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी कोशिश है वो ये कर ले, 2 साल सजा का केस वो एस्टेब्लिश कर ले, और जो दूसरी तरफ इमरान खान के केस, इमरान खान के वकला जो है वो उसको उनके पास कोई ऐसी चीजें हैं वो बचा सकते हैं तो बचा लें। लेकिन ये कहना कि ये 14 साल का केस बनता है, उनको 14 साल उम्र कैद हो सकती है या सजाए मौत हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और खास तौर पे आजम खान साहब ने काफी चीजें जो है वो तब्दील की हैं। 2 चीजें उसमें रह गई हैं, एक तो साइफर इमरान खान साहब ने रखा और कहा नहीं किया, और दूसरा उन्होंने अब बहुत नरम कर दिया है अपने जो बयान है उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का एक मौकफ था कि इसको जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है अगेंस्ट जो है वो अपोजिशन के। फिर उन्होंने जो इदारों के हवाले से, इंस्टीट्यूशन के हवाले से काफी कुछ लिखा हुआ था पहले के बयान में, इंटरनेशनल जो हमारे खारजा उमूर हैं कि वो फैक्ट बहुत सारी उन्होंने पुराने बयान में लिखी हुई थी जो इसमें नहीं है। तो इट मीन कि उन्होंने काफी चीजें तो तब्दील की हैं। फिर उन्होंने कहा था कि जो एग्जैक्टली जो मार्च के महीने में जो जलसा हुआ था, इमरान खान ने साइफर लहराया था, मतलब क्या वजह बनी कि उनको ये चीजें तब्दील करना पड़ी? क्या उस वक्त वो झूठ बोल रहे थे, दबाव में थे शायद? क्योंकि अभी तो आप लोगों ने बताया कि कहा गया कि कुरान पे हल्फ लें, तो फिर जब उन्होंने हल्फ दे के अपना बयान दिया तो हो सकता है आप शायद सच बोला हो, कुछ ऐसी बात। एक और चीज मैं ऐड कर दूं, एक तो आजम खान साहब का बयान है वो कितना इफेक्ट होगा वो तो नरम उन्होंने किया ही है, लेकिन अब अगला जो मरहला है वो एक खबर भी है सबके लिए। खबर ये है कि वैसे तो वहां पे जब ट्रायल में किसी का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है तो अदालत बोलती है कि आप ये हलफ पढ़ ले कि मैं जो है वो मेरा नाम ये है, मैं सच बोलूंगा और नहीं कहूंगा, ये उमूमी हलफ होता है, और इस हलफ का मतलब यही होता है कि कुरान पर हलफ है। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक अब सुहेल महमूद साहब जाएंगे, असद मजीद साहब जाएंगे, या इसके अलावा एक और जो स्टार विटनेस है या जो तफ्तीशी अफसर हैं वो जब स्टेटमेंट के लिए जाएंगे तो उनके लिए ये उनकी तरफ से ये कहा जाएगा, ये डिमांड की जाएगी कि कुरान पाक मंगवाएं, कुरान पे हाथ रखवाएं और तब हलफ लें। इनको बगैर कुरान के हलफ नहीं लेना। तो इसका एक उसका असर भी है, एक नफ्सियाती असर भी है। बिल्कुल, कोई बंदा कुरान पाक पे हाथ रखता है तो जाहिर बात है झूठ तो नहीं बोलेंगे उस वक्त। जी, अगर कोई चीज उसने ऐड करनी है तो वो फिर थोड़ा सा इश्यूज हो जाते हैं। तो ये एक काफी टफ जो है मामला होने जा रहा है। कल ये स्टेटमेंट जो है वो कल और परसों जो है वो स्टेटमेंट्स होंगी असद मजीद साहब की भी। सही, बिल्कुल, आपने बड़ी तफसील से हमें इस हवाले से बताया। इलेक्शन से पहले हम देख रहे हैं 25 दिन पहले बल्ला चला गया, बैलेट पेपर पे बल्ला मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सारा मामला है इंतखाबी सियासत में, उस तरह की हलचल भी हम अभी तक नहीं देख रहे। तो काजी कोर्ट से अब अगले जो केसेस मजीद अगर कभी जाएंगे, आपको लग रहा है फिर मजीद रिलीफ मिलेगा या नजरसानी अगर जाती है इस हवाले से? देखें, एक तो समझ नहीं आ रही कि PTI इसमें देर क्यों कर रही है, कि नजरसानी क्यों नहीं उन्होंने दायर की। उनको दूसरे दिन ही दायर कर देनी चाहिए थी। अच्छा, अब इसको लंबा करके क्या वो कर रहे हैं? अब ये कि जी हम करेंगे और इलेक्शन के बाद में भी करें, क्योंकि महीने में आप कर सकते हैं नजरसानी, इसमें कोई शक नहीं कि वही बेंच सुनेगा। बिल्कुल, और चांसेस कम होते हैं कि रिव्यू एक्सेप्ट हो। लेकिन ये भी है कि जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि 63A की जो सेक्शन 2 है उसकी इंटरप्रिटेशन PTI चाह रही है। अच्छा। कि वो उसमें एक चीज़ है कि अगर किसी सियासी जमात का कोई नामिनी या कोई कैंडिडेट है उस पर भी 63A अप्लाई हो सकता है। अच्छा। तो क्या अगर सिंबल से महरूम हो जाए एक कैंडिडेट को, कर दिया जाए, एक जमात का सिंबल नहीं मिलता, तो क्या उस सियासी जमात की मेंबरशिप से भी वो बंदा फारिग हो जाता है? हो जाएगा। ठीक। तो क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने भी उस वक्त कहा था कि ये मामला जब आएगा तो ये
बार बार चीफ जस्टिस काजी फैसला कह रहे थे कि ये तो सिर्फ निशान का मामला है। तो 63A में अगर ये बात हो जाती है कि अगर पीटीआई अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी करती है और वो लोग भी ओन करते हैं कि हम पीटीआई के कैंडिडेट हैं, बिल्कुल, तो फिर ये इंटरप्रिटेशन आएगी काम उनके वहां से। लेकिन ये देखना है कि कितनी सीटें ली जाती हैं, अगर सीटें जो है वो मुनासिब होंगी और उनके मुखालिफ रिजर्व सीट्स का भी तो मामला आएगा ना फिर, जब जाहिर बात आगे वो सारी चीजें मेरा ख्याल है मिल जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह हो कि भाई इस चीज़ों में, क्योंकि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, जो मौजूदा जजेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो ड्राइविंग सीट पे हैं, वो चाहते हैं कि हमारा तसव्वुर वो ना रहे जो साकिब निसार का 2018 में रहा। तो आपको इस फैसले से क्या लगा? चलिए मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूं, इस फैसले के बाद जो जिन अल्फाज में इस फैसले को जिक्र किया गया वो आप और हम सबके सामने है, तो क्या अपने इस फैसले को वो दुरुस्त करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि अब तो रिव्यू लेट हो गया, अब मुश्किल है, क्योंकि जस्टिस काजी फैसला का भी मिजाज मेरा नहीं ख्याल, लेकिन एक चीज़ है कि इस दफ़ा उनको तनकीद काफ़ी हुई और उन लोगों से हुई जिनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं और माजी में जो उनके स्टांस को सपोर्ट करते रहे और हमेशा उनका हर मामले में उनको सपोर्ट करते रहे। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें बैलेंसिंग एक्ट किया जाएगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर यही होगा जो 2018 में साकिब निसार पे सारा नजला गिरा, अब जस्टिस काजी फैसला पे गिर रहा है और उन्हीं पे ही सारा कुछ हो रहा है। इलेक्शन फैसला मेरा ख्याल है कि उसने इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और मुतनाज़ा भी किया है, आपको लग रहा है, जाहिर बात है। लेकिन काजी साहब के जो मुतादिद केसेस हैं आप देख रहे हैं, जो आर्मी जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी से देखें वो लोग तनकीद का निशाना उनको बना रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं? काजी साहब को तो बड़ा लोग समझते थे जमहूरियत के अलमबरदार हैं, रवादारी के शायद वो रवादार होंगे, आपको लग रहा है कि ये जो इस तरह के फैसले या इस तरह के जो बेंच वो तश्कील दे रहे हैं तो वो मजीद मुआशरे के अंदर घुटन का शिकार तो नहीं हो रही चीज़ें? देखिए ये तसव्वुर, अब ये बात तो है कि पीटीआई का जो वोटर सपोर्टर है वो मायूस हो गया और इस इलेक्शन दो काम हुई है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और जस्टिस एजाजुल एहसन की रेजिग्नेशन। इन्होंने दो चीज़ों ने पीटीआई का जो वोटर था उसको मायूस किया और यही चीज़ पीटीआई के मुखालिफ चाह रहे थे ताकि वो मायूस हों और उस दिन वोट डाल लेना है। तो ये बड़ा काम किया है, जो हम देख रहे थे कि जब नॉमिनेशन पेपर छीने जा रहे थे तो ये काम नहीं हो रहा था, एक जज्बा मौजूद था, लेकिन वो जज्बा जो है वो टूटा है इसमें। तो ये चीज़ है, जजेस को मैं ये ज़्यादा नहीं कि जजेस चाहे उनको इस मामले में ये अपनी लेगेसी नहीं छोड़नी चाहिए, जिस तरह इफ्तिखार चौधरी को पीपल्स पार्टी कहती है, एंटी पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस थे, साकिब निसार एंटी नून लीग थे। अब जस्टिस काजी फैसला के पास अभी बड़ा लंबा, अभी 9-10 महीने हैं, पीटीआई की कौन सी मुश्किलात अभी तो बहुत सारे मराहिल हैं उनके तय करने आए। तो ये तस्वीर किसी सूरत में भी मेरा ख्याल है किसी जमात का भी जो लार्जेस्ट पार्टी है वो नहीं होना चाहिए कि ये चीफ जस्टिस जो है ये एंटी पीटीआई है। चलें अब देखते हैं फैसले, जजेस अपने फैसलों में बोलते हैं। आपने कहा कि वोटर इससे भी जाहिर बात है डिसहार्ट होगा थोड़ा बहुत, जो चीजें अभी इस वक्त सामने आ रही हैं। आपको क्या लग रहा है साकिब बशीर साहब, ये जो आप मिलते हैं खान साहब से जेल में, वहाँ पे जो ट्रायल हो रहा है वहाँ आपकी मुलाकात होती है, उन्होंने कहा कि जी वो 8 फरवरी को सरप्राइज दिया जाएगा, पाकिस्तान के अवाम निकलेंगे, तो यहाँ एक निशान नहीं है बैलेट पेपर पे, उम्मीदवार आज़ाद हैं, आज़ाद होने के बाद इलेक्शन लड़ने के बाद वो अपनी किस जमात के साथ हैसियत बनाते हैं, क्योंकि अभी से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जी हम आज़ाद उम्मीदवार को मिला के जो है अपनी हुकूमत बनाएंगे, तो फिर कैसा सरप्राइज देंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जी, ये जो आपने बात की कि अभी से मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान आया कि आज़ाद उम्मीदवारों पर भी उनकी नजर है, फिर जाकिर तरीन साहब का जो मतलब जहाज है वो भी उड़ता है इस किस्म के मामलात में। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल ये एक जमहूरी सेटअप और जमहूरियत के लिए जो है वो बड़ा सवालिया निशान है और बड़ा अफसोसनाक है कि पब्लिक ने अब फर्ज करें कि पंजाब में या दूसरे जो है वो सूबों में एक 50 जो है वो MNA उनके बन जाते हैं, पीटीआई से जो एफिलिएट कर रहे हैं, उनके 100 MPA बन जाते हैं, और वो कल जो है वो पब्लिक ने किसको वोट दिया है? पब्लिक ने तो एक खास पॉलिटिकल पार्टी उनके उसको वोट दिया है ना। अब वो लोग जो है वो कल दूसरे में चले जाएंगे तो कहाँ गई जमहूरियत और ये वो। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये हर लम्हे हमें याद दिलाता रहेगा
हर लम्हे से मेरी मुराद ये है कि जब भी इशू होगा, अब ये देखें कि जो ये निशान वाला मामला है, कोई निशान नहीं, कोई कुछ नहीं, अलग अलग निशान है, वो कोशिश एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इश्यूज है। लेवल प्लेइंग फील्ड के अभी भी उनको जो है वो इश्यूज है, उनके लोग उठाए जाते हैं, गिरफ्तार कर दिए जाते हैं, तो ये सारी चीजें अभी भी चल रही हैं। फिर 8 फरवरी के बाद हर लम्हे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें जो है वो याद दिलाता रहे। तो इसके बाद जो आपने बात की कि जेल में कि 8 फरवरी प्लान सी क्या है, 8 फरवरी क्या वो कह रहे हैं, जो मैंने असेस किया है वैसे कि अंदर एक जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अंदर है, वो कहते हैं कि मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रो की जो मेरी लीडरशिप थी वो खत्म कर दी गई है, जेलों में है या रुपोश है। अब मेरी अंडर 16 है वहां पे फील्ड में, अच्छा। इट मीन के वो अंदर बैठ के वो ऐसे बयानात अगर देंगे कि नहीं जी हम तो मर खप गए और हमारे खाते में कुछ नहीं रहा और आप हार जाएंगे। अब वोटर को मोटिवेट करने के लिए आप कह रहे हैं इस तरह का बयान आ रहे हैं। वो बयान इसलिए देते हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स अभी भी कहीं ना कहीं एफर्ट कर रहे हैं या उनके आजाद लोग हैं, तो उनको उनका मोराल हाई किया जाए कि अभी हमारे पास बहुत प्लान है और बहुत चीजें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ा कोई प्लान होगा। प्लान डेफिनेटली उनका यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चार्ज किया जाए, 8 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए और अपने हक में वोट जो है डलवाया जाए। ये उनका पर्पज है। इसीलिए हर जब पेशी पे भी जाते हैं तो एक दो बयानात उनके इसी तनाजुर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये कहा जी ये जो हमारे मुखालिफिन हैं उनके नाम ECR में डाल दे, 8 फरवरी को ये भाग जाएंगे। अब ये बज़ाहिर तो ग्राउंड पे हमें नजर नहीं आता, लेकिन ये एक नफ्सियाती जो सिलसिला भी है कि नफ्सियात पे वो खेल रहे हैं। फिर जेल में बैठ के जज साहब के सामने बैठ के कुछ ऐसी बातें वो कर देते हैं जिनका उसके एक माहौल को नफ्सियाती तौर पे काबू में रखना, फिर आजम खान को थपकी देना, तो ये सारी चीजें जो है वो मेरा ख्याल में वो नफ्सियात के साथ खेल रहे हैं। बहुत सारी चीजें उनके अगेंस्ट भी हैं। मतलब आजम खान का पूरा स्टेटमेंट जो है वो उनके हक में नहीं है, 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। इसी तरह बाकी जो सिनेरियो है आउट ऑफ कोर्ट जो मतलब हम देख रहे हैं जो ग्राउंड में मुश्किलात का शिकार है स्टिल अभी भी आपको लग रहा है कि हक में इतना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो मेरा ख्याल में जो सर्कमस्टांसेस है इन्हीं के अंदर रहकर जो है वो अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा चार्ज रखने और उनको शायद जाहिर बात है मोबिलाइज रखने की कोशिशों में मसरूफ है। बिल्कुल जरूर। हसनान साहब आपसे जाहिर बात आखिरी बात में जानना चाहूंगी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफा आ जाता है, एजाजुल एहसन का इस्तीफा आ जाता है, तो काजी फाइज ईसा साहब इस वक्त एक मजबूत चीफ जस्टिस के तौर पर आपको दिखाई दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आगे आने वाले जाहिर बात है बार बार हम फिर इसी चीज़ पे आते हैं, बड़े बड़े फैसले उन्होंने करने 8 महीने जो उनके रह गए। बिल्कुल इस वक्त वो मजबूत तरीन चीफ जस्टिस हैं। उनके अगर आप देखें जो हम कहते थे कि धड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो धड़ा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन पे उम्मीद थी, PTI को भी थी और कुछ जूनियर जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में उनको थी, तो वो तो अब रिजाइन कर गए। उसके बाद कुछ जूनियर जजेस हैं वो भी कोशिश करेंगे कि जस्टिस कादी फैसल के साथ मामला चलाएं। बार ने कल एक स्टेटमेंट जारी कर दी है कि जूनियर जजेस जो हैं आउट ऑफ टर्न, उनकी जो पिटीशन वकार सेठ जो मरहूम पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनकी टेकअप की जाए, तो वो प्रेशर में है वो जजेस। जस्टिस कादी फैसल जो हैं वो इस वक्त मैं समझता हूँ हर लिहाज से बार उनके साथ खड़ी है, हुकूमत उनके साथ खड़ी है, पाकिस्तान बार हुकूमत उनके साथ खड़ी है। अच्छा। अगर वो इस वक्त कोई चीज़ भी चाहें और मौजूदा हालात भी देखें, हुकूमत मुक़्तदर हल्के वो भी नहीं चाहते कि जस्टिस कादी फैसल, अगर जस्टिस कादी फैसल थोड़ा बहुत भी PTI को रिलीफ दे दिया तो सारा प्लान जो है वो तबाह हो जाना है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि जस्टिस कादी फैसल पे इसी वजह से कि कोई हम बजाय लग रहा है कि जब कोई बात होती है तो ये होता है कि कोई ताकि वो कोई इंडिपेंडेंट वॉइस की बात सुन भी ना ले, तो इस चीज़ को ये भी एक मसला आ रहा है सबको। और इस वक्त चार्ज माहौल है, तो देखिए ये तो है कि जस्टिस कादी फैसल जो है वो जो एक तो उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, ये मैं नहीं समझ, जो माजी में जजेस जो थे ना वो दबाव में थे, वो कोई दबाव नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है, कोई ऐसा दबाव नहीं है, बल्कि दबाव तो दूसरों पे होगा कि पता नहीं ये कैसा क्या कर देंगे। अभी देखें मुशर्रफ की जो डेथ सेंटेंस उन्होंने अपील की, ये पाकिस्तान में वो काम हुआ है कि एक आपने एक जिस तरीके से एक डिक्टेटर था और उसकी आपने जो है डेथ सेंटेंस को अपील कर दिया। अब जो भी उसके इजाज़ात हैं, पेंशन है, वो खत्म हो जानी और उस पर रिएक्शन नहीं आया। फैजाबाद धरना की इम्प्लीमेंटेशन पे भी, तो ये चीजें हैं कि मेरा ख्याल है कि वो अपर हैंड पे हैं जस्टिस कादी फैसल। आपको लग रहा है
कि अपर हैंड है उनका। लेकिन अगर जो 2 सीटें खाली हुई हैं, हम ख्याल जजेस आ जाएंगे, जूनियर जजेस होंगे जो उनके देखिए अब तो सारा कुछ उन्होंने खुद करना है। एक तो वो क्राइटेरिया बना रहे हैं, बजाय ये लग रहा है कि 3 जजेस उन्होंने करने हैं, 3-4 आगे जस्टिस मंसूर अली शाह जो भी उनकी आप कह सकते हैं कि हम ख्याल यानी सोच के जज हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा, है भी रहा है, अभी भी होगा, लेकिन यह है कि वो उनको अब साकिब निसार ग्रुप में नहीं डालते या उमर अता बंदयाल में। तो ये 8-9 जजेस की तैनाती अगले 3 सालों में होनी है, तो है ही सुप्रीम कोर्ट की तब्दील हो जानी है। सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फैसला जो अपनी इंस्टीट्यूशन है उसको को देख के भी कुछ चीजें चल रहे हैं। और लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल को वो देखते होंगे, जाहिर बात है, पढ़ते होंगे, मेरा ख्याल है कि वो देखते होंगे। ऐसी तो नहीं सर जेआईटी बन गई, मुझे ये लग रहा है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये ऐसे स्ट्रांग रिएक्शन इस तरीके से चीज होगी। लेकिन देखना है कि क्या वो अब बताया जा रहा है कि डिटेल रीजनिंग भी लिख रहे हैं। 2 दिन वो चैम्बर वर्क की है, उसको लिख रहे हैं फैसले को। क्या पता डिटेल रीजनिंग ऐसी हो जो मैं और आप भी कन्विंस हो जाए। अच्छा, कन्विंस हो जाए। चले देखते हैं कि क्या हम लोग कन्विंस होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल क्योंकि एक बुनियादी हकूक मुतासिर हुए पाकिस्तान के अवाम के, तो इसमें तो कोई शक नहीं है और ना दूसरी राय है। और जजेस अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा रिएक्शन आएगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। साकिब बशीर साहब, खान साहब ने कुरान पाक की आयत बताई थी, 5वें पारे की 18वीं आयत थी शायद या 8वीं थी, कि काजी साहब को सुनाने के लिए कि वो सुना दें कि कैसे फैसले होने चाहिए। क्या कहते हैं इस पे आप? खान साहब जो है वो कहते हैं कि अब मैं रोजाना की बुनियाद पर 2 आयात जो है वो साफियों को उन्होंने कहा कि मैं आपको बताया करूंगा। तो वो जो हालात हैं उनके हवाले से वो 2 आयात, तो उन्होंने एक आयत बताई थी जो इंसाफ के हवाले से, और अगले दिन फिर उन्होंने दोहराई कि मैंने जो है वो, क्योंकि वो भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, हम सब मुसलमान हैं और हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए और उसको उसकी जो है वो तालीमात पर अमल करना चाहिए, तो मैंने उनके लिए कहा था। तो इसी तरह वो जो है वो आयात जो है पढ़ के आते हैं, फिर वो डिफरेंट उनका अंदर जितने भी उनके मामलात हैं वो कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। खासतौर पर एक बात उन्होंने कल की कि अब ये भी मैं आपको बताऊं ना कि अब वो नफ्सियात के साथ खेल रहे हैं। उनको पता है कि 8 फरवरी से पहले, हमें भी पता है कि 8 फरवरी से पहले वो किसी सूरत बाहर नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने कल ये कहा कि और कुछ ना करें, मुझे 3 दिन पहले एक जलसा करने दें और फिर आप देखिए होगा क्या। तो आप ये देखें, ये भी मतलब एक नफ्सियात के साथ वो खेल रहे हैं कि जो है वो अगर वो जी बाहर आ जाएंगे, एक जलसा कर लेंगे, तो क्या एक जलसा पूरे सिनेरियो को तब्दील कर देगा। मतलब ये एक चीज जो है वो लेके चल रहे हैं। इसके अलावा 2-3 और चीजें हैं जो पीटीआई के इंटरनली इश्यूज हैं कि टिकट्स की जो तकसीम है, टिकट की तकसीम के हवाले से उन्होंने कहा कि 850 टिकट वो थे, टिकट से उनमें से हमने देखना था, मैंने रजिस्टर अंदर नहीं आने दिया, क्या मुझसे मुशावरत नहीं की गई। फिर जो उमर अयूब साहब हैं और शिबली फराज, उनको उन्होंने कहा कि आप जो है वो इनको देख लें, लोकल जो पार्टीज हैं उनके साथ मुशावरत भी कर लें और टिकट तकसीम कर, क्योंकि टिकट की तकसीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आज भी मैंने देखा है थोड़ी देर पहले जो पीटीआई है उसकी जानिब से कुछ टिकट तब्दील किए गए और कुछ नए लोगों को दिए गए हैं, क्योंकि आज पीटीआई के पास तो अब खुला मैदान है, वो 8 फरवरी तक टिकट तब्दील भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो प्रेशर है, जो दबाव है, आपके उम्मीदवार आजाद हैं और इतने मज़ाका खेज किस्म के निशानात उनको दे दिए गए, तो आप क्या समझती हैं, क्या वाकई इंतखाबी मैदान में मैदान मार लेंगे आप लोग क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा जी। एक तो ये कि बहुत शुक्रिया एक औरत होने के नाते, जिस तरह से आपको ख़वातीन के तकलीफ और जो सारे इश्यूज हैं आप बहुत अच्छे से समझती हैं। और पाकिस्तान की जो अमली सियासत है उसमें ऑलरेडी ख़वातीन के लिए नॉर्मल हालात में भी कोई इतना अच्छा आइडियल माहौल नहीं है इनफैक्ट। और फिर उसके ऊपर जब इस तरह के हालात हों तो फिर और मुश्किल हो जाता है। जबकि मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है और अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो विमेन पार्टिसिपेशन इनकरेज हो रही है, बढ़ रही है। और हाफ ऑफ पॉपुलेशन को जब इस मुल्क की किस्मत के फैसले होने हैं जिसमें आधी पॉपुलेशन औरतों की है, तो मेरा ये मानना है कि औरतों के लिए थोड़ा सा बेहतर माहौल सियासत में होना चाहिए, घुटन कम होनी चाहिए। और ये प्रेशर्स, ये सख्तियां मैं तमाम जमातों के लिए कह रही हूँ, बिलखुसूस मेरी जो पीटीआई की जो बहनें हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, इस शिद्दत में कमी आनी चाहिए। हमारे मुआशरे में ऑलरेडी घुटन ज्यादा है, उस घुटन में नफरत इस लेवल पे बढ़ जाए तो आप सोचे कि नफरतों में कौमें अच्छी हेल्दी
जो नेशंस हैं वो परवान नहीं चढ़ती, और जो माएँ हैं उन्होंने आपकी आने वाली नस्लों को शेप अप करना है, तो बनाना है, संवारना है। तो अगर एक माँ एक इस मुआशरे की औरत तकलीफ में है, तो आप आगे खुद अंदाजा लगा लें कि उस मुआशरे से आप अच्छी, हेल्दी, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव किस्म की नेशन कहाँ से लेंगे। तो इसलिए मेरी दुआ भी है अपने वतन के लिए, और मेरी अपील भी है कि इस जो नफरत और घुटन का माहौल है, इस शिद्दत में कमी आनी चाहिए, चीजों को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। एंड आई एम होपिंग ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, ये हम सब के लिए एक उम्मीद की वाहिद एक किरण है, जिसमें हम देख रहे हैं कि शायद इसमें जब लोगों को अपने इजहार करेंगे वोट के थ्रू, जिसके अंदर जो भी एक गुस्सा है, चाहे एग्रेशन है, तो वो बैलेट पेपर के थ्रू जब उसको निकालेंगे तो एक मुस्तहकम पाकिस्तान की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये देखो आसमा के पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान का छिन जाना, उसके बावजूद भी मैं अपने पूरे पार्टी की जो क़यादत, हमारे जो बेचारे कैंडिडेट्स और हमारे जो वोटर सपोर्टर हैं, मैं उनको उनके हौसले हिम्मत को दाद देती हूँ कि उन्होंने इस चीज को भी, चाहे मुज़ीका खेज थे, उसको हमने खुशी से एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है चलें इसी से ही लड़ लेते हैं, चाहे बैंगन है, जूता है। ख्वातीन को बड़े अजीब गरीब किस्म की, किसी को रोलर कोस्टर दे दिया, किसी को चिमटा दे दिया, किसी को पता नहीं कोई बैलगाड़ी दे दी, मतलब अजीब गरीब किस्म के निशानात हैं। बिल्कुल। लेकिन उससे आसमा एक चीज जरूर हुई है कि इतना जब सोगवार सा माहौल है पूरा मुल्क का, तो उसमें एक एक्टिविटी इस तरह की होगी, एंटरटेनिंग होगी है बाय द वे कैंपेन में सोशल मीडिया, तो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म के बिल्कुल अब देख रहे हैं वो चीजें ऐसी इजाद करके लेके आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बल्ले के साथ कैंपेन नॉर्मल होती है, अब ज्यादा एंटरटेनिंग है और ज्यादा कलरफुल है। हमारी सोशल मीडिया टीम वैसे बाय द वे हर चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, इसमें भी मेरा ख्याल है। लेकिन आप सोशल मीडिया का जिक्र किया, लेकिन आपको कोई जलसा होता है तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। कल भी हमने देखा एक वर्चुअल जलसा था, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ खराबी थी वो हमने दूर कर ली और अब इंटरनेट आपका ठीक है। पीटीए ने भी इस तरह मैसेज जो है इंटरनेट पे वो सोशल मीडिया पे हमारे सामने आया। तो आप क्या समझती हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, क्या वाकई अब ये तो सबको नजर आती है और हर शख्स इस पे बात करता है कि जिस दिन पीटीआई ने कोई अपना सोशल मीडिया का जलसा रख लिया उस दिन इंटरनेट ही नहीं चलेगा पाकिस्तान में। हालांकि आपकी इकोनॉमी, आपकी बिजनेस, आपकी ट्रेडिंग, बहुत कुछ मामलात हैं जो नेट के थ्रू चलती हैं सारी चीजें, तो इससे मुल्क की इकोनॉमी को तो भी नुकसान होता है। क्या कहेंगे इस पे आप? आसमा बिल्कुल आप बजा फरमा रही है। देखो कि मतलब इट्स फनी। अब तो लोग हंसते हैं कि जिस दिन नेट वैसे नेचुरली भी कभी स्लो हुआ तो यही पता लगेगा कि तो नहीं है। फ्री में पब्लिसिटी के जी पीटीआई का कोई बहुत बड़ा वर्चुअल जलसा हो रहा है। तो देखें पॉपुलैरिटी है या जो लोगों को किस जमात को वोट देना है या उनकी वाबस्तगी किस जमात से है, वो इन चीजों से मेरा ख्याल है कम नहीं होती। लेकिन जिनको नहीं भी पता चलना होता वो भी माशाल्लाह से एडवर्टाइजमेंट फ्री में कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो भी ये डिसीजंस ले रहे हैं उनको अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए, इससे बेहतर ऑप्शंस के साथ आना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि देखें अब दिन तो रह कोई नहीं गए, अवाम ऑलरेडी बता रही है कि आपने देखा कि 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब एक जलसा में तशरीफ ले गए तो पब्लिक आगे बिल्कुल नाम को नहीं थी, उनका मूड भी खराब था उनके बिहेवियर के ऊपर। तो अगले दिन जलसा मुलतवी कर दिया, उसमें नहीं गए, फिर मुलतवी भी हो गया एक जलसा उनका। कर दिया। नवाज शरीफ साहब की एक बात तो ठीक है कि वो कम से कम उनमें मरियम साहिबा जितना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो 4 बंदों को 40,000 कहने की कैपेसिटी रखती हैं। उन्हें कम से कम बंदे नजर आए तो वो उनके चेहरे पे नजर भी आया। उन्होंने इस तरह से उन्होंने किसी और को स्पीच करने का अलाउ नहीं किया। अच्छा पॉलिटिकल फैसला था कि जितनी देर वहां पे आप एक तमाशा लगता कि ये नवाज शरीफ साहब स्टेज पे बैठे हैं, तकारीर हो रही हैं, 2.5 बंदे हैं, स्टेज से कम नीचे बंदे हैं, तो उन्होंने अच्छा फैसला किया कि वो जल्दी जल्दी स्पीच करके इज्जत समेट के वापस निकले। मैं ये कहती हूँ कि सियासत के अंदर हमें एक दूसरे की जो कहते हैं ना एग्जिस्टेंस को इज्जत से एक्सेप्ट करना चाहिए, बर्दाश्त करें और ये बर्दाश्त करना चाहिए। हम सियासतदान हमेशा मैं तो मतलब सियासी जमातें छोटा बेबी बन जाती हैं, हमें तो फलां ने बहला दिया, फलां ने फुसला दिया, ये चीजें अब खत्म होनी चाहिए, ये तमाशे।
सियासत में एक दूसरे की सियासी जमातों के वजूद को एक्सेप्ट करने से ही जमहूरियत ने स्ट्रेंथन बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल जाहिर बात है, आप अच्छी बात कर रही हैं, एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त करें, एग्जिस्टेंस को भी बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि नून लीग के पास अभी हमने कोई बयानिया उस तरह से नहीं देखा। एक वोट को इज्जत दो का बयानिया था माजी में जो हम सुनते थे, लेकिन उसकी जैसे धज्जियां बखेरी गई वो आप और हम सबके सामने। अभी कोई नया बयानिया नहीं आया। 26 तारीख को उन्होंने कहा है कि पार्टी का मंशूर आएगा इलेक्शन से शायद 10 दिन पहले। हालांकि ये तो तैयारी हो जाती है 30 दिन पहले, आप 25 दिन पहले मंशूर आ जाता है मैदान में, फिर आप जलसे करते हैं, अवाम के पास जाते हैं, लेकिन तकारीर में सिर्फ इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म होती है। आप क्या कहेंगे, कोई बयानिया होगा PMLN के पास मार्केट में देने के लिए? आसमा, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे शेयर करूं कि आप पे एंकर हजरात पे या जो एनालिसिस दे रहे हैं उनके ऊपर तो पाबंदी है जी, नाम ही ना लो, और खुद अपनी तकरीर में मतलब अगर 50 वर्ड्स हैं तो उसमें से 45 इमरान इमरान इमरान, फिर और इंटरेस्टिंग चीज है कि देखें ये सारी चीजें, इसमें जो इस सारे घुटन ज़दा माहौल में इस सारे जितनी भी इन्होंने दूसरी जमात की आजादी को सल्ब किया है, उसकी एक खूबसूरत पहलू ये है कि अवाम और ज्यादा अच्छे से समझिए चीजों को, बजाय इसके कि हम आके कहते हैं कि जी ये देखें हमारे साथ ये कर रहे हैं। ये चूंकि इन्होंने और एक और गलती की है, मैं हैरान होती हूँ इनकी पॉलिसी के ऊपर कि कोई सियासी जमात इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकती है। देख, हम इनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, राइट? इन्होंने अपने पब्लिक को भी नहीं बख्शा और पब्लिक की नफरत ऐसे समेटी है कि उतनी शायद मुझे इनसे नफरत ना हो, लेकिन पब्लिक को मेरे से कहीं ज्यादा है, और वो आपको आज नजर आती है सोशल मीडिया के ऊपर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहां लोग बात कर सकते हैं। सो इस चीज का जो एक नेट रिजल्ट निकला है वो ये निकला है कि इन्होंने 25 करोड़ का मुल्क, उसके अंदर एक ऐसा लावा उबल रहा है जिसके लिए लोग 8 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। और अगर अकॉर्डिंग टू देयर प्लान्स, जो कि ये भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं दुनिया की तारीख में पहली दफा है कि इन्होंने जो कुछ करना है हमारा बल्ले का निशान छीन के एक रजिस्टर्ड पार्टी जो रजिस्टर्ड है आज भी, उसके सारे के सारे कैंडिडेट को आजाद की हैसियत करार दिलवा के, तो अब ये कहते हैं कि हमने खरीद भी लेने हैं। कभी बिलावल की जमात मुंह बनाती है कि ये तो सारे हमारे साथ आएंगे, और कभी कोई बात है पॉलिटिकल पार्टी वो कहती है ये तो हमारे साथ आने, उनके तर्जुमान और ओपनली आके कहती हैं, यानी कि फ्लोर क्रॉसिंग जो मेरे मुल्क के आइन और कानून में जुर्म है उसके ऊपर वो कहते हैं कि चूंकि इनका निशान नहीं है तो वो तो एक टेक्निकल बुनियादों पे नहीं है। उसके बाद हमारा जब बिल्कुल वो यही कहते हैं ना, ये आपको लग रहा है ये फिर आजाद अगर आपके उम्मीदवारान हैं तो ये पार्टी के लिए बाद में चैलेंज बन सकते हैं, ये अपनी अगर सियासी वफादारी तब्दील कर देते हैं और उस वक्त वो जाके किसी और पार्टी का साथ दे देते हैं, क्योंकि अभी से सब IPP वाले भी यही बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये बात कर रहे हैं, नून लीग वालों को भी यही कॉन्फिडेंस है कि शायद वो आपके लोग उनको ज्वाइन कर लेंगे। क्या उस वक्त भी हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे जैसे हमने देखी माजी में भी? तो ये कोई पीपल्स PTI के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, ये बात तो नहीं सामने आएगी और चैलेंज साबित होगी क्या? दिस इज इक्वल टू, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इन्होंने अपने सारे मजमूम इरादे, अपने प्लान्स खुद आके पब्लिक को बता रहे हैं। मैं कहती तो इल्जाम होता, राइट? खुद बता रहे हैं। अब उससे क्या है कि ये 8 फरवरी से पहले ही अवाम एक मूड बना के बैठी है कि उन्होंने किस जमात को वोट देना, किस कैंडिडेट को देना है, ये उसको अब्यूज कर रहे हैं, अवाम के मैंडेट को चैलेंज कर रहे हैं कि तुम भले जिस मर्जी जमात के नुमाइंदे को वोट दोगे, अल्टीमेटली उसे हम या खरीद लेंगे या उसे हम डरा धमका के हरेस करके तुम्हारा मैंडेट अपने नाम कर लेंगे। आप अंदाजा लगाओ कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके नतीजे में क्या मुस्तहकम पाकिस्तान होगा। अगर हमारे ख्वाब है कि हम मईशत को भी ठीक करेंगे, जो ये बोलती है आके दुनिया माशाल्लाह अनोखी इकोनॉमिस्ट जो जिनके अपनी गवर्नमेंट थी और जिनके अपने चचा थे, वो रेसिपी बिलावल ने बड़ी अच्छी बात की कि वो नवाज शरीफ साहब को, अपने छोटे भाई को वो रेसिपी उन्होंने क्यों नहीं दी जिससे उन्होंने अब आके ठीक करना है। और जहां तक आप बात कर रही है मंशूर किधर से होएगा, मंशूर ये कि गुज़िश्ता 35 ईयर्स में जो जो वादे किए उस पर कौन पूरा उतरा है, किसने किया है? दूसरों से कराची का भी, क्योंकि मैं तो अब पूरे मुल्क की सैर करके आपके सामने बैठी, मैं कराची भी रही हूँ, बिल्कुल इंटीरियर सिंध रह के आई हूँ, बदीन भी रह के आई हूँ, थरपारकर भी रह के आई हूँ, बल्तिस्तान भी सुना था आप गई हैं, वहां भी गई हैं आप? जी गिलगित भी, वो तो मैं रही हूँ, GB भी रही हूँ, मैं रही हूँ एबटाबाद भी, पिशावर, मर्दान, रेंजर खान। ओह माय गॉड, कोई रह तो नहीं गया शायद?
मेरा पूरा पाकिस्तान फिर लिया है। सही। सो इंटरेस्टिंग चीज ये सिंध में मैं फिर हम लोग ज़ाहिर फ्री होती थी तो जो हमारे जी, होस्ट थे समटाइम जब मेरी तबीयत खराब होती थी मूड खराब होता था मुझे ले जाते थे बाहर। सही। यू विल नॉट बिलीव बदीन की जो हालत है और जो मैंने कराची का हशर देखा बड़े अरसा बाद मैं गई कराची बाकायदा दुख होता बाकायदा कि ये देखो इन्होंने और इधर आके ये माशाल्लाह से पंजाब को सुधारने आए और पंजाब का ठेका लेने आए हैं। मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम की जो पल्स है खुदारा उसको समझें, खुदारा इस मुल्क के किस्मत के फैसले करने वाले ठंडे दिमाग से ठंडे दिल से गौर करें, फैसलों को रिविजिट करने की जरूरत है। ये नफरत जो है इसको हील करने की जरूरत है, लोगों को घुटन से निकालने की बात है बिल्कुल। लेकिन ये जिनसे आप गुजारिश कर रही हैं लगता है कि कुछ वहां से कोई बर्फ पिघलेगी क्या? आपको लग रहा है कोई बर्फ पिघलेगी या पिघल चुकी है क्या? क्यों नहीं, देखो आसमा हम तो एक तो मायूसी कुफर है, दूसरा मुझे ये लगता है कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान की बेहतरी किसी को अजीज ना हो। मैं ये मान ही नहीं सकती और अगर पाकिस्तान की बेहतरी अजीज है तो चीजें बेहतर होंगी, मेरा ये ईमान है इंशाल्लाह। अच्छी बात है बिल्कुल। आखिरी बात करेंगे, जेल में जो आपके साथ खवातीन थी क्या पुरज़म है इलेक्शन लड़ने के लिए? डॉक्टर यास्मीन राशिद की आपने बड़ी उनके हवाले से गुफ्तगू भी की, सोशल मीडिया पे वो सामने आ रही है। सनम जावेद है वहाँ पे, बाकी आपकी खवातीन हैं, तो आप क्या समझती हैं कि वाकई वो पुरअज़्म है या वो अभी भी जेल काट सकती हैं, ये मजीद सख्तियां बर्दाश्त कर सकती हैं? जी बिल्कुल, बड़ी हिम्मत से जेल काट रही हैं। बाय द वे ये चूंकि लाहौर में अरेस्ट हुई थी, मैंने सारी जेल काटी है अडयाला में, तो मैं चूंकि इस्लामाबाद से अरेस्ट हुई थी तो पुरअज़्म है। उनमें से हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा, ये सब इलेक्शन लड़ रही हैं, तैयबा राजा। अनफॉर्चुनेटली आसमा को आपको पता है कि वो किनके खिलाफ आपकी जो हम नाम उनके खिलाफ, वो क्या मरियम के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी, सनम सॉरी। तो सनम का जो है उनके बेचारी के पेपर नहीं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट भी उनकी फैमिली जा रही है। आई एम विशिंग ऑल ऑफ देम वेरी बेस्ट और इंशाल्लाह अज़्म ये हैं और हौसले नहीं बस तू तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं ना, तो मैं भी करती लेकिन अगर टिकट हो जाता, बट कोई बात नहीं, मेरे हौसले में मेरे तो क्या पार्टी ने वही फैसला बरकरार रखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा जो खान साहब ने कहा था? नहीं आसमा, उसमें थोड़ा सा हल्की सी ये थोड़ी सी बाहरी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं इसको क्या कहूँ, चूंकि मुझे अपनी पार्टी को सपोर्ट करना है। खान साहब की तरफ से हमें मैसेज कन्वे हुआ था, मेरे और जमशेद साहब की टिकट का खान साहब ने फैसला कर दिया था, इसीलिए ही मैंने पेपर सबमिट कराए थे अप्रूवल पे। तो उसमें अभी हमने, ये भी अच्छी बात है, कुछ इक्का दुक्का नाम है जिनको टिकट्स मिल गई हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, बट किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारा नाम रह गया। बट कोई बात नहीं, आई एम नॉट विद हैवी हार्ट। वो क्या हो सकती है मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या हो सकती है? बड़े लॉयल आप वर्कर हैं पार्टी के साथ, कमिटेड रहे बड़े आप और आपके हस्बैंड जो हैं। बिल्कुल खान साहब की तरफ से भी कन्वे हुआ था, लेकिन मैं अब ये है कि आई वांट टू मूव ऑन, कि ठीक है जिनसे भी गलती होगी, एक्चुअली होनी नहीं चाहिए थी ऐसे कह लेते हैं, लेकिन अब हो गई है, क्या कर सकते हैं। मैंने चूंकि पेपर ही विड्रॉ कर लिए, तो नहीं टिकट्स तो हमने देखा ना, शिबली फराज, उमर अयूब, अभी तो 2 ही है। मैं आसमा बता देती हूँ आपको कि अभी बड़ा अच्छा फैसला चेयरमैन साहब ने किया है आफ्टर ये जो इस तरह का कियोस हुआ और ये कुछ गलत फैसले हुए हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब जो भी कैंडिडेट्स आ गए हमें उन्हें सपोर्ट करना है, लेकिन गलत फैसले यस लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबडी शुड बी हैप्पी के शिबली भाई और उमर अयूब साहब बहुत अच्छे फैसले करेंगे। एंड चूंकि आपने ये जिक्र कर दिया तो मैं बताती चलूं, इतने मुश्किल हालात में जब अपने आप को भी से भी डर लगता था, अपनी फैमिली में नहीं थे, लेकिन उमर अयूब साहब जो हैं वो इन कांटेक्ट थे, एक सिंगल मैसेज का भी टाइमली रिप्लाई करते थे जब बहुत मुश्किल, शुरू के दिनों में बहुत मुश्किल टाइम था। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी इंशाल्लाह ताला आगे अच्छे की तवक्को रखें और हमें ये देखना है कि हमारी पार्टी ने बहुत मुश्किल कठिन मरहला देखा है, तो हम ये जो गलत फैसले हुए हैं, लोगों की बड़ी दिल आजारी हुई है, लेकिन लोग ये देखें कि मकसद क्या है। तो जब चेयरमैन साहब आएंगे
और अभी भी जो उन्होंने 2 लोगों को जिम्मेदारी दी है सोच समझ के दी चले है। आप कहनी कि अच्छी बात है, आप एतमाद का इजहार करिए पार्टी के जो लोग हैं उनके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा, मेरे पास वक्त की कमी है और आपने अपना जो किरदार अदा किया पाकिस्तान की सियासत में वो भी हम सबके सामने, और खुसूसन खवातीन के लिए एक स्पेस होनी चाहिए। ये अरबाब इख्तियार से ज़रूर हम गुजारिश करेंगे, जो हमारी खवातीन हैं, कमिटेड हैं, सियासत में हैं या आना चाहती हैं, उनके लिए थोड़ी सी स्पेस अगर हो तो पाकिस्तान की ये सियासत का हुस्न भी होगा, जमहूरियत का हुस्न भी होगा। इसी पे मजीद हम बात करेंगे। आपने भी इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, फवाद चौधरी साहब को जेल में डाल दिया गया, आपके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट कर दिए गए। असल वजह क्या बनी? क्या वाकई आपने कुछ बैरूनी दौरे, कहा जा रहा था जी, छुपाए हैं, कुछ अकाउंट्स छुपाए हैं? ये आप कुछ बता सकती हैं हमारे नाजरीन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच आसमा, यू रेज द वॉइस फॉर अस। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें जी, हम लोग इस मुल्क के टैक्स पेयर्स में आते हैं, जो कि टैक्स दे रही हूँ मैं पिछले 10 सालों से। मुझे आप ये बात बताइए कि मुझे अपने बैंक अकाउंट छुपा के मुझे फायदा या बेनिफिट क्या मिल रहा है? क्या ये मैं नहीं जानती कि अगर कोई चीज छुपाई जाए तो उसके ऊपर मुझे नाअहली का सामना हो सकता है और केसेस का सामना हो सकता है। सबसे पहली बात ये है कि अगर मेरे ये लोग कहते हैं कि कोई बैंक अकाउंट्स हैं जो ऑब्जेक्टर्स ने रेज किए हैं क्वेश्चंस, मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये है कि मैं आपके ही प्रोग्राम में आके वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दूंगी और स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स भी आपको दूंगी, और आप उसको बैठ के टैली करिएगा। जब वो 15 अकाउंट्स या 9 अकाउंट्स या जितने भी अकाउंट्स वो कहते हैं, क्योंकि फिगर कभी भी उनका एक नहीं होता अकाउंट्स के लिए ना, तो वो आप स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में टैली कीजिए और उसके बाद आप फिर मेरे से कहें कि हाँ हिबा फवाद ये आपके अकाउंट्स हैं, ये आपने नहीं किए। एवरीथिंग इज मेंशन इन माय लायबिलिटीज फॉर्म में, एवरीथिंग इज मेंशन इन माय एफबीआर रिटर्न्स। और देखिए इस तरह को अगर ये कहते हैं कि जी मेरे 3 इजी पैसा अकाउंट है या माइक्रो फाइनेंस के अकाउंट है, वो तो मेरे नाम पे ही नहीं है। HIBA, आई प्रोनाउंस माय नेम, इट्स कमिंग इन द स्टेट बैंक रिकॉर्ड HABA। अब आप मुझे बताएं कि जो रिकॉर्ड लाने वाले हैं, जब उनको यही नहीं पता कि एज पर आईडी कार्ड को मैंने सर्च क्या करना है, तो वो किस बात के ऊपर मुझे नाअहल कराएंगे? आप बताएं। तो ये आपकी सारा अपील नहीं सुनवाई हुई, कोई आपकी बात नहीं सुनी गई? नहीं जी, मेरी कोई बात नहीं सुनी गई जी, बिल्कुल। तो आपको क्या लगा ये कि फैसले हो गए थे पहले से कि आपने वाकई नहीं इलेक्शन लड़ना? हमने देखा बड़ी सरगर्म रही जी जा रही हमें ना, जो कि सब ये कहते हैं नून वाले, वो इस दफा हमें नहीं दी जा रही है। तो ये ऐसा क्या हुआ? क्योंकि फवाद चौधरी साहब भी लाताल्लुकी हो गई थी उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और फिर उसके बाद भी कोई खास आपके ऊपर कोई खास प्रेशर तो नहीं रहा इस हवाले से? आप कुछ बता सकते हैं? नहीं, मुझे तो देखिए कोई प्रेशर नहीं रहा। मुझे तो ये नहीं समझ आई है कि अगर एक चीज हम अपील में गए हैं, वहां पे हमारी सुनवाई होनी चाहिए थी। आप रिकॉर्ड टैली करें, उसके बाद आप उसके ऊपर फैसला दीजिए, लेकिन हमें सुना जाता है और फिर वो सुना देते हैं, हमारी सुनवाई होती नहीं है, और उसके बाद फैसला होल्ड हो जाता है और जो भी फैसला आता है वो सबके सामने होता है। लेकिन मेरे कोई भी ऐसे बैंक अकाउंट्स नहीं है जो मैंने डिक्लेयर ना किए हों। इस तरह तो उसमें मैं भी आज कहूँ कि आपके 15 बैंक अकाउंट्स हैं, आप बताएं आप क्या कर लेंगी इसके ऊपर? कोई भी पेपर के ऊपर प्रिंट आउट ले आएगा कि जी ये आपके बैंक अकाउंट्स हैं और उसके ऊपर आपको हम नायल कर रहे हैं क्योंकि ये आपके हैं। देयर इज नो वेरिफिकेशन ऑन इट ना। और ये बात करते हैं मेरे बैरूनी मुल्क दौरों की, जी वो मैं आपको इस पे भी क्लैरिटी दे दूं कि जब इन्होंने मेरी गवर्नमेंट रेजिडेंस जो सील की थी पिछले 8 माह पहले, जैसे कि आपको ही पता है, इट वाज सील 15 से एहलकार मेरे घर के अंदर आए थे और घर के अंदर उन्होंने ढाबा खोल के वो जिस तरीके से घूम रहे थे वो सारी दुनिया ने देखा, और मेरी रेजिडेंस इन्होंने PWD ने सील कर दी थी एज पर जब ये PDM गवर्नमेंट थी। तो हमें तो घर के अंदर जाना अलाउ ही नहीं था ना। उसके बाद जी मुझे अपने पासपोर्ट्स रिकवर नहीं हुए, मुझे अपनी चेकबुक्स रिकवर नहीं हुए, मेरे बहुत से डॉक्यूमेंट हैं जो कि रिकवर नहीं किए गए। तो मैं अपना बयान हल्फी गलत क्यों दूं? आप मुझे बताएं ये बातें जी, मुझे पता है। बिल्कुल, ये जो सारी बातें आपने बिल्कुल अभी सामने रखी हैं, तो अभी किसी हायर कोर्ट में आप जाएंगी? हमने देखा सनम जावेद, उनके वालिद ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जब उनके नॉमिनेशन पेपर्स उनको रिजेक्ट किया गया, नाअहल किया गया। तो इस हवाले से अगला प्लान आप बता सकती हैं अपना क्या है? यहाँ मुझे किसी भी बंदों की उससे तो वो नहीं है कि मेरी सुनवाई होगी। बस मुझे अल्लाह की ज़ात से बहुत उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह हमारे लिए जरूर उसने कहीं ना कहीं इंसाफ रखा होगा, कोई ना कोई आवाज हमारी पूरी होएगी सदा। ये नहीं हो सकता कि आप एक बंदे को ना अहल कर दें और उसको इलेक्शन ना लड़ने दें क्योंकि PDM के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, आपकी एक बहुत पॉपुलर पार्टी से आप मुंसलिक रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता कि, और मेरा तो किसी सियासी जमात से ताल्लुक ही नहीं है जी। मैं तो ना तो PTI का हिस्सा हूँ, ना मैं किसी जमात को मैंने ज्वाइन किया है। मैंने तो एज आजाद उम्मीदवार अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए थे वहां। सही, बिल्कुल। ये सारी सूरत हाल जो आपने बयान की, तो अभी क्या लग रहा है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर कहीं और से तो नहीं आ रहा, या आप लोगों को कोई सजा तो नहीं दी जा रही? जो माजी में PTI का आप लोगों ने साथ
साथ दिया, या अभी फवाद चौधरी साहब भी देखें वो जेल में हैं और बड़े अजीब किस्म के मज़ाक खेस किस्म के हम केसेस भी देख रहे हैं जो सामने आ रहे हैं उनके हवाले से, तो क्या कहेंगी आप? क्या वाकई कोई प्रेशर, सियासी प्रेशर है आप लोगों के ऊपर अभी भी क्या? बस इस जुल्म का निज़ाम जारी है। मैं तो यही कहूंगी, जिन्होंने इलेक्शन जीतना है वो आपके सामने है। कोई भी रहनुमा किसी भी उम्मीदवार को ना तो जलसों की इजाजत है, ना तो जाने की इजाजत है अपने हलकों में। और मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर आपने इसी तरह इलेक्शन कराना है तो फिर आप इन्हीं को मुंतखब कर दें जो लोग शोर मचा रहे हैं। हम इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या है आपको फिर, जब आपने हर किसी को ना अहली का ही सामला है। 1200 एप्लीकेशन है जो रिजेक्ट हुई हैं, मुझे बताएं। बिल्कुल। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि आप मेरे साथ बैठे, मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट देती हूँ, मेरे साथ आप प्रोग्राम करें और ये अवाम फैसला करे कि मुझे नाअहली का सामना है कि नहीं है, जो कि एक बिल्कुल गलत खबर फैलाई गई। जी मेरे अकाउंट्स निकल आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी ये चीजें इसमें सामने आई। चले वो तो आपने इस हवाले से क्लियर कर दिए सारे मामलात को। आखिरी बात आपसे जानना चाहूँगा, कोई सियासी फैसला आप लोगों ने किया, आपने फवाद चौधरी साहब ने, कि फ्यूचर का क्या प्लान है? पीटीआई में दोबारा जाना है, किसी और जमात के साथ रहना है, या अपनी कोई आज़ाद हैसियत सियासत के मैदान में? जाहिर बात है फवाद चौधरी साहब का एक बड़ा हल्का है, बड़ा उन्होंने वहाँ पे काम किया, लोग उनको जानते हैं, तो अपनी क्या सियासी हैसियत आपने किस तरह से बरकरार रखनी है? देखें, अभी तो जो हल्का मैंने जितनी दफ़ा भी विजिट किया है वहाँ के लोग बहुत चार्ज हैं और फवाद साहब की बहुत सी काविशों को बहुत से वो उनको अप्रिशिएट करते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पे अपने हल्के में काम किया है। तो जब तक फवाद साहब इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से कि अल्लाह ताला उनको जरूर जल्द अपनी फैमिली के साथ लाएगा, हमारे साथ वो मौजूद होंगे। लेकिन जब तक वो नहीं है तो इंशाल्लाह हल्के में जितने भी उनकी वो जितनी भी एब्सेंस है वो जाके मैं फिर लोगों की सुनूंगी बात, जो भी उनके मसाइल हैं। जरूरी नहीं है कि आप इलेक्टेड ही हो तो आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप सीट पे ना हो तो उस वक्त ज्यादा अच्छा आपके पास एक वो होता है मौका कि आप लोगों के मसाइल सुन के उनका हल निकाल सके। तो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद मेरा ऑन एंड ऑफ इंशाल्लाह विजिट होगा अपने हल्के में, और हम इंशाल्लाह वहाँ पे पूर्ण उनकी जेलम की आवाम के लिए काम करेंगे, और इंशाल्लाह वो जैसी कोई लायामल और भी सियासी बताएंगे। तो अभी तक तो कोई ऐलान नहीं, आपको पता है हमें तो केसेस का ही सामना इतना है कि हफ्ते में 3-4 दफा हमारी पेशियां हैं इस दफा ना, तो वी हैव टू बी देयर। बिल्कुल ना भी होता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी नए ख्वाहिशात हैं आपके लिए, फवाद चौधरी साहब के लिए, और इसकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी और देखते हैं इलेक्शन का मजीद क्या सिनेरियो बनता है, क्या कोई ख़ास तब्दीलियाँ आती हैं। और इलेक्शंस में होने में 8 फरवरी के इलेक्शंस में बहुत कम वक्त रह गया और पाकिस्तान के अवाम ने जो तैयारी कर रखी है, अब देखते हैं वो क्या सरप्राइज़ देंगे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।